नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। विधायक आरिफ मसूद ने जताया ऐतराज मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के गठन पर। कहा, यह असंवैधानिक तरीके से हुआ। वक्फ बोर्ड का गठन में इसका विरोध करता हूं। पहले 13 लोगों का बोर्ड हुआ करता था, फिर 7 लोगों का हुआ, अब 5 लोगों का बोर्ड गठन हुआ है, जिसमें दागदार लोगों को शामिल किया है। इस बोर्ड के खिलाफ हाई कोर्ट जाऊंगा। सरकार ने कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज किया है। पत्रकार वार्ता में पूछने पर बोले, अगर मुझे इसलिए बोर्ड का मेंबर नहीं बनाया तो मैं वक्फ बोर्ड में हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म कर देते हैं और सारे दागदार चेहरे बेनकाब करते हैं। मैं बोर्ड के खिलाफ हाई कोर्ट में कल पिटीशन दायर कर रहा हूं। मुझे किसी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सरकार के इस फैसले का मैं विरोध करता हूँ। कोर्ट के चुनाव बहुत समय बाद डिक्लेयर करे। पहले तो सरकार ने डिक्लेयर ही नहीं करा। लगभग पूरे कई वर्ष बीतने के बाद माननीय उच्च न्यायालय में जब एक पिटीशन पर फैसला हुआ और हाई कोर्ट के निर्देश पर वक्फ बोर्ड के चुनाव डिक्लेयर हुए, उसमें कैटेगरी वाइज पर्सन को इलेक्ट करना था। उसका नियम है कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो उसमें से एक लिया जाएगा, एमएलएज में से एक लिया जाएगा, बार एसोसिएशन का एक सदस्य लिया जाएगा। मुतवल्ली का जो हमारे यहाँ लगभग 126 करीब मुतवल्ली जिनको इन्होंने वक्फ बोर्ड ने अभी अधिकृत कर रखा है, उन 126 में से एक पर्सन लिया जाएगा। चुनाव डिक्लेयर हुआ। चुनाव का कार्यक्रम आप लोगों के पास मौजूद है। चुनाव डिक्लेयर होने के बावजूद बीच चुनाव के चलते रिटर्निंग ऑफिसर बदला गया। जो दूसरा रिटर्निंग ऑफिसर लगाया गया, उनके ऊपर खुद के ऊपर वक्फ बोर्ड से रिलेटेड कई जांचें लंबित हैं और मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि हाई कोर्ट के स्टे की वजह से वो मामला अभी उन पे पेंडिंग है। वो रिटायर हो चुके, तो ऐसे जिसके ऊपर शंका उठी हुई है उसी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया। और कल बड़ा एक काम सरकार ने करा जिसका मुझे दुख है। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। मैं आपको जो तकलीफ़ दी, मैं चाहता तो शायद इसका विरोध ना करता, क्योंकि मुझे वक्फ बोर्ड का सदस्य नहीं बनना। ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है कि मैं बनूं या नहीं बनूं, लेकिन निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर अगर शासन इस तरह का मापदंड अपनाएगा तो यह तो नियमों की सीधी सीधी धज्जियाँ हैं, जिसको लेकर मुझे दुख पहुँचा। जब वर्तमान में 2 विधायक मौजूद हैं तो ऐसे समय में निर्वाचन को पूरा कराना चाहिए था। हम पर्चा भरते नहीं भरते, वो भरते, वो हमें समर्थन करते, हम उन्हें समर्थन करते, ये हम लोगों का निजी मामला था। लेकिन बावजूद उसके उन्होंने एक शख्स को नामजद कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं पूरी विधानसभा और एक विधायक का अपमान है। और वो इसलिए अपमान है कि एक निर्वाचित प्रक्रिया के तहत एज ए आरिफ मसूद आप उसको सदस्य नहीं बना रहे थे, एक विधायक के रूप में आप उसको लेना चाहते थे। मसूद तो है नहीं, तो आरिफ अकील को नामांकित किया। तो विरोध किसका, प्रोसेसिंग का विरोध है? मेरा प्रोसेस का विरोध है। व्यक्ति विशेष से मेरा कोई विरोध नहीं है, मेरा प्रोसेस से है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रल प्रोसेस है तो उसका मेरा सीधा विरोध है कि एक निर्वाचित प्रक्रिया के तहत जो काम गलत हुआ है वो गलत हुआ। आपका कहना है कि नियम विरुद्ध के सही था तो उनको बना दिया गया, लेकिन नियम विरुद्ध आपके साथ किया गया पूरा? नहीं, मैंने ये कब कहा कि उनको सही बना दिया गया? मैं ये भी नहीं कह रहा। अब ये तो सरकार को जो भाएगा, आरिफ मसूद नहीं भाएगा तो उसे क्यों बनाएंगे? और न आरिफ मसूद को सरकार से रहम की ज़रूरत है, न भीख की ज़रूरत है, न नॉमिनेशन की ज़रूरत है। मैं तो कह रहा हूँ चुनावी आदमी, चुनाव होना था। पार्टी की है बात पार्टी का या बिना पार्टी की नहीं है, बात वक्फ बोर्ड की है, वक्फ संपत्तियों की है। बात इस बात की है कि एक लॉ क्या कहता है। जब आपने हाई कोर्ट के निर्देश पर इलेक्शन घोषित करे तो आपको इलेक्शन कराना चाहिए। इलेक्शन में जो जीते, इलेक्शन क्लियर होने के बाद आप कैसे किसी एक सदस्य को नामांकित कर सकते हो? ये कॉप्ट की परिभाषा इन 4 चीज़ों में नहीं आती है, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे पूर्व सांसद हो, चाहे मुतवल्ली हो, चाहे विधायक हो। इसमें कॉप्ट का कोई मैंने तो पढ़ा, जो अभी मैंने वक्त एक पढ़े, उसमें कहीं प्रावधान नहीं है। शासन ने क्यों करा, ये शासन को जवाब देना चाहिए। मैंने आज पत्र लिखा है और मैंने लिखा है कि ये सारा के सारा जो निर्वाचन प्रक्रिया में जो धांधली हुई है उसकी जांच भी कराई जाए, उसे स्थगित किया जाए। और अभी
मैंने जबलपुर हाई कोर्ट बात करी है मेरे अपने अधिवक्ता से। मैं कल इस पर एक पिटीशन भी लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये कंटेम्प्ट भी बनता है अधिकारियों के खिलाफ भी, निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ भी, क्योंकि उन्हीं का एक आदेश है निर्वाचन अधिकारी का, दाऊद का, जिनको बना दिया, जो खुद दागदार हैं। वो खुद ये कह रहे हैं कि राज्य अधिवक्ता परिषद में क्योंकि एक ही सदस्य है इसलिए उनको नॉमिनेट किया जा रहा है। तो भैया विधानसभा में तो 2 मेंबर रहेंगे, आप कैसे, आपकी हैसियत कैसे हो गई कि एक सदस्य आपने मान लिया और दूसरे को बाहर कर दिया, और आपने ये कैसे लिख दिया कि वरिष्ठता के आधार पर उनको अवसर दिया जाए। फिर इलेक्ट्रल और हाई कोर्ट का कहने का मकसद क्या बचा। तो इस पर मुझे बहुत खेद है और मैं न्यायालय में भी इसको लगाऊंगा और मैंने पत्र भी लिखा। जिस तो ये है कि भय होगा उन्हें, क्योंकि अगर आरिफ मसूद अंदर बैठेगा तो बहुत सारी वक़्त की संपत्तियां जो बरसों से सब खाए दबाए बैठे, तो जाहिर है मेरे आने के बाद उन पर असर तो पड़ेगा। भ्रष्टाचार के जो मामले में दबाने के लिए और क्या हो रहा है, ये डर का क्या कारण है। पहला 13 का बोर्ड बनता था, 13 से 7 का कर दिया, अब 7 से भी 5 इलेक्शन घोषित कर दिया। इलेक्शन घोषित करने के बाद उन 7 में से भी 5 कॉप्ट कर लिए। मुतवल्ली बनाना नहीं चाह रहा, क्योंकि मुतवल्ली आपका बनेगा नहीं, उसमें से आपका आएगा नहीं सपोर्ट वाला। तो वही काम कर लो, जो सारे दागदार हैं वो इकट्ठा हो जाए। मैनेट में दूसरे दिन भी छात्रों का आंदोलन जारी रहा। गुरुवार को प्रबंधन के खिलाफ छात्रों ने जमकर हंगामा किया। हालात गंभीर होते देखकर परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। छात्रों ने बारिश के दौरान भीगते हुए प्रदर्शन किया। ये छात्र 75% अटेंडेंस की शर्त खत्म करने की मांग कर रहे हैं। मैनेट के छात्र प्रबंधन के खिलाफ एक बार फिर लामबंद हो गए हैं। छात्रों ने बुधवार को कॉलेज परिसर में धरना देकर अपनी आवाज बुलंद की, तो गुरुवार को बारिश में भीगते हुए प्रदर्शन करते रहे। इनका कहना है कि अटेंडेंस, प्लेसमेंट और अन्य मांगों को लेकर वे लगातार प्रबंधन के सामने अपनी बात रख रहे हैं। ये जो मैनेट प्रशासन है वहाँ से पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ छात्र जो हैं मैनेट के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस द्वारा मौके पर जाकर वहाँ पे जो है बल को तैनात किया गया और जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ पे जो अटेंडेंस रहती है इंस्टीट्यूट की, उसमें एक निर्धारित सीमा है, जिस सीमा से कम होने पर छात्रों को वहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है उससे वंचित रखा जाता है। तो वो जो नियम के अनुसार जो निर्णय लिया होगा प्रशासन ने, उसको लेकर जो है छात्रों का विरोध था और इस पे पुलिस ने वहाँ पे बल तैनात करके अभी शांति व्यवस्था बनाई रखी है। प्रशासन जो है मैनेट का वो पुलिस के संपर्क में है और जो छात्र संगठन है उनसे भी पुलिस बातचीत कर रही है। वर्तमान में पुलिस व्यवस्था वहाँ तैनात है। चक्का जाम कर रहा था, इन्होंने रोड को घेरने का काम कर रहा था, क्या छात्रों पर कार्रवाई हुई क्या? हाँ, जैसी भी परिस्थिति मौके पे बनी होगी, अगर कोई इस प्रकार के घटनाक्रम हुआ है जिसमें कोई रोड बाधित हुआ है या कोई अपराध घटित हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी। जिला कार्यवाहक अध्यक्ष NSUI व विधानसभा प्रभारी अमरवाड़ा चौरई भूपेंद्र सिंह पटेल के नेतृत्व में बस में स्टैंड में उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। बताया कि महाविद्यालय में प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव, अमरवाड़ा कॉलेज चुनाव नहीं होने के कारण कॉलेज में लगातार हो रही अनियमितताएं की शिकायत बार बार करने के बाद भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होने पर इससे आक्रोशित छात्रों द्वारा चौक में उच्च शिक्षा मंत्री और महाविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध नारे लगाते हुए उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। NSUI जिलाध्यक्ष अजय सिंह ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2017 के बाद से मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए और उच्च शिक्षा मंत्री और भाजपा नेताओं द्वारा कोरोना का हवाला दिया जा रहा है। आज पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। आज जिला NSUI के आह्वान पे शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया है, क्योंकि 2017 के बाद से कॉलेजों में चुनाव नहीं हुए। चुनाव नहीं होने के कारण कॉलेजों में अनियमितताएं बढ़ गई है, जिससे छात्र छात्राओं को बहुत परेशानी होती है। फीस अवैध वसूल कर रहे हैं। चुनाव हो जाते हैं तो छात्र नेता आने के बाद वहाँ पर छात्र छात्राओं को समस्या होती है, वो उनका समाधान कर देता है। आज उसकी
लेकर हमने एनएसयूआई की ओर से शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया था, जिसमें आपने देखे कि शासन की अपनी तानाशाही रवैया छात्रों के ऊपर बाटर कहने का उपयोग किया है, जिससे मैं घोर निंदा करता हूँ। आज जिला एनएसयूआई के आह्वान में अमरवाड़ा एनएसयूआई के नेतृत्व में उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग थी 2017 के बाद से छात्र चुनाव नहीं किए गए। एनएसयूआई की मांग है कि छात्र चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया जाए और लगातार आपको देखते हैं छिंदवाड़ा में भू माफियाओं के विरुद्ध प्रशासन ने बुधवार को फिर बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला अंतर्गत परासिया विधानसभा मुख्यालय में हुई, जहां के मेन रोड ज्वेलर शॉप को ढहा दिया गया। सुबह से थाने में प्रशासनिक दल इकट्ठा होना शुरू हो गया है। 11 बजे के आसपास एसडीएम मनोज प्रजापति के नेतृत्व में अमला दुकान पर पहुंचा और दुकान खाली करने का समय दिया। इसके बाद आनन फानन में नगरपालिका के अमलों के सहयोग से दुकान का सामान बाहर किया गया। बाद में जेसीबी से दुकान ढहा दी गई। पुरानी नगरपालिका के सामने राजेंद्र सोनी की सुहागन ज्वेलर्स नाम से ज्वेलरी की दुकान थी। इस दुकान को खाली करने के लिए उनसे बार बार कहा जा रहा था। आज परासिया के अंतर्गत गुंडा मार्केट और अवैध बिल्डिंग निर्माण की तरफ यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। बिल्डिंग परमिशन न होने के कारण पुलिस प्रशासन नगर पालिका के सहयोग में और नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से प्रशासन यहाँ पे उपस्थित है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नीरज यादव पहुंचे बाढ़ पीड़ितों के बीच। कल 31 अगस्त को समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नीरज यादव के साथ प्रदेश सचिव बीके बोहरे ने अटेर विधानसभा क्षेत्र के नावली, वृंदावन, मुकुटपुरा, अटेर आदि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं जानी और उन सभी प्रभावित लोगों को आश्वस्त किया। उनकी आवाज समाजवादी पार्टी शासन, प्रशासन और सरकार के समक्ष रखेगी, जिससे बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा मिल सकेगा व उनकी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा। जी अध्यक्ष जी, आप बताएं, जो आप अटैच क्षेत्र में पीड़ितों के पास आए हैं, आपने इनके लिए क्या सोचा है, आपने इनसे क्या जाना है? हम समाजवादी पार्टी की तरफ से जिलाध्यक्ष नीरज यादव बाढ़ पीड़ित सभी लोगों से मिल रहे हैं। अटेर ये प्रेमचंद जी गर्ग हैं, इनके यहाँ चंबल से जो बाढ़ के द्वारा ये कच्चा जो बरामदा बना हुआ था ये गिर गया है, जिसके गिरने से एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिला चिकित्सालय में भर्ती है। तो शासन प्रशासन ने अभी तक कोई मदद नहीं की है। बाढ़ प्रभावित गांव हैं, इन तमाम गांवों में हम व्यक्तिगत रूप से सारे लोगों से मिल रहे हैं और बाढ़ की वजह से ये बहुत प्रभावित क्षेत्र है। खास करके इस क्षेत्र में, अटेर क्षेत्र में, ये मुकुटपुरा और ये देवाला गांव, ये 90% से ज़्यादा नुकसान है। बाकी भी और भी गांव हैं। तो अभी जो केंद्र में मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जैसा अभी देवराज जी बता रहे थे, तो ये पिछले 2019 में भी आए थे, तमाम घोषणाएं कर गए। उन पर कोई जो घोषणाएं की उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। तो हमारा शासन प्रशासन से ये अनुरोध है कि इस गांव के साथ भेदभावपूर्ण रवैया क्यों अपनाया जाता है। भेदभावपूर्ण रवैया न अपनाया जाए, इनके साथ पूरा न्याय हो। अगर न्याय नहीं करेंगे तो हम इनकी आवाज को जिला मुख्यालय से लेकर भोपाल तक। मध्य प्रदेश संयुक्त बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संघ द्वारा आज हिंदी भवन में महासम्मेलन रखा था। कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए सरकार को अवगत कराया कि प्रदेश की विद्युत कंपनी में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी की पूर्व से लंबित मांगों को लेकर प्रदेश के जिलों में दिनांक 13 सितंबर 2022 को आउटसोर्स झंडा यात्रा कर भोपाल विधानसभा में आंदोलन रहेगा। आज हम सभी जिलों के प्रतिनिधि आज यहाँ हिंदी भवन में उपस्थित हुए। इसके पूर्व हम अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान सीएम आवास पर गए थे, ज्ञापन देकर आए। महामहिम राज्यपाल के आवास पर जाकर ज्ञापन देकर आए। आज हमें कहते हुए बड़ी पीड़ा हो रही है कि हम विगत 10 साल से ज़्यादा समय से अपनी छोटी मोटी मामूली मांगों को लेकर, जिसमें बिजली विभाग का काम करने के दौरान हमारे जो साथियों की मृत्यु होती है और वेतन वृद्धि को लेकर और बिजली विभाग में हम लोगों को स्थायी करने की मांग को लेकर ये आंदोलन हम करते आए हैं।
किंतु बहुत पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले साल 27 सितंबर 2022 को जो हमने हड़ताल की थी और सरकार प्रशासन द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि हम बैठकर इस मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे, आप आपकी हड़ताल वापस लीजिए। 1 साल का समय बीत जाने के बाद भी हम आउटसोर्स कर्मचारियों की किसी भी मांग पर निर्णय नहीं लिया गया। इस हेतु हमने आज इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल जी को आगामी 13 सितंबर को विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का करने का ज्ञापन दिया है। इस समय अंतराल में 13 तारीख तक सरकार से हम आग्रह करते हैं कि हमारी मांगों को लेकर हमसे चर्चा करें और चर्चा में हम लोगों का सहयोग करें, क्योंकि बड़ी पीड़ा के साथ कहते हैं कि हमारे हजारों कर्मचारी बड़ी विगत दुर्दशा में मर रहे हैं और जिस तरीके से मर रहे हैं कहीं ना कहीं ना तो उसमें मानवाधिकार आयोग उसमें संज्ञान ले रहा है और न ही अन्य जो दल हैं वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। हम बहुत पीड़ा में हैं और ये पीड़ा इतनी मजबूत हो चुकी है कि हम आपसे बयान नहीं कर सकते। हमारा विवश हो गए हैं कि हमने जिन्हें चुनकर विधानसभा भेजा, अब हमारी आवाज़ उठाने के लिए हमें उन्हीं के पास जाना पड़ा। सरकारें अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो जैसा कि हमने बताया 13 सितंबर को हमारा विधानसभा के बाहर 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन रहेगा। तदुपरांत अगर फिर भी वो नहीं मानती है तो हमने दीपावली के पूर्व 19 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला लिया है, क्योंकि बिना बिजली दीपावली में रौनक नहीं रहेगी और क्योंकि कर्मचारियों के जीवन की रौनक जा चुकी है तो फिर हमें उस रौनक को वापस लाने के लिए थोड़ा हमारा प्रदर्शन जो सामूहिक धरना प्रदर्शन सामूहिक अवकाश पे जाना होगा। जैसा कि पिछले साल 27 सितंबर को हड़ताल पे गए थे, इस बार भी हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना। जबलपुर के भेड़ाघाट थाना पुलिस ने वाहन चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 6 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। वहीं शातिर वाहन चोरों से पुलिस ने 13 मोटरसाइकिल जो कि विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की गई थी उन्हें बरामद किया। वहीं मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी ग्रामीण शिवेश सिंह बघेल ने बताया कि भेड़ाघाट थाना पुलिस और बरगी सीएसपी की एक टीम बनाई गई थी जो कि क्षेत्र में हो रही वाहन चोरी की घटना को लेकर शातिर चोरों को पकड़ने में लगी हुई थी। वहीं मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ चोर वाहन चोरी की घटना को अंजाम देते हैं और वाहन बेचने की फिराक में घूम रहे हैं, जिस पर पुलिस ने मुखबिर के बताए हुए स्थान पर दबिश देते हुए 6 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। सर 13 मोटरसाइकिल थाना भेड़ाघाट अंतर्गत पड़ी गई हैं, क्या था पूरा मामला? कि जैसा कि सतत रूप से पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देशन में चोरी के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, उसमें सीएसपी बरगी साहब और थाना प्रभारी भेड़ाघाट की एक टीम बनाई गई थी, जिनके द्वारा पतासाजी कर थाना के विभिन्न थाना क्षेत्र एवं मंडला नैनपुर की करीब 13 मोटरसाइकिलें इस गैंग से जब्त की हैं और जिसपे कि हमारे ग्वारी घाट में, गढ़ा में और भेड़ाघाट में, शहपुरा में, अन्य थानों में इनकी सबकी एफआईआर पंजीबद्ध है। ये सभी 13 मोटरसाइकिल हमने इनसे रिकवर की है और आरोपियों को जेआर में माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। इनसे और पूछताछ की जा रही है कि ये इनका मोटरसाइकिलों को बेचते कहाँ थे और पूर्व से इनके और भी क्या आपराधिक रिकॉर्ड हैं, इसके भी हम जानकारी बाकी थानों से प्राप्त कर रहे हैं और जो भी जानकारी आएगी उस पर हम इस पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। सर कितने आरोपी? 6 आरोपी प्रथम दृष्टया हमने उसको आरोपियों को हिरासत में लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ और भी जानकारियां इनसे मिलके सामने आई हैं जिस पे हम रिकवरी के और प्रयास आगे कर रहे हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें एक आरोपी जो है गढ़ा थाना अंतर्गत का है, एक शहपुरा का है, एक पाटन का है, एक भेड़ाघाट का है और 2 माड़ोताल के हैं। चाचौड़ा बीआरसी राहुल रावत और वार्ड 6 के पार्षद प्रतिनिधि मनीष यादव ने सीएम राइज विद्यालय का किया निरीक्षण। चाचौड़ा नगर में संचालित सीएम राइज विद्यालय का बीआरसी राहुल रावत और वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद प्रतिनिधि मनीष यादव ने किया औचक निरीक्षण और विद्यालय में चल रही कक्षाओं में जाकर बच्चों से की चर्चा और पढ़ाई को लेकर जाने उनसे हालचाल। इसके साथ ही अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। वहीं उन्होंने कहा कि यदि विद्यालय में
किसी भी प्रकार की समस्या है तो वे उनसे संपर्क करें। वे बच्चों के भविष्य को लेकर किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने हेतु दिया। गठित हुई है हमारी टीम जो मेरे साथ स्कूल को निरीक्षण करने गई थी। उस स्कूल के स्टाफ ने हमको अपनी समस्याओं से अवगत कराया और आगे भी हमारी टीम अन्य शासकीय स्कूलों में भ्रमण करेगी। अगले हफ्ते से हमारी टीम लगभग टाइम 10 बजे से स्कूल के बाहर मिलेगी। कौन शिक्षक आ रहा है ड्यूटी पे टाइम से, बच्चों को क्या सेवाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही, पढ़ाई, ये वो सब समस्याओं। और सीएम राज स्कूल हमारे नगर के नगरवासियों ने बड़े प्रयासों से उस बिल्डिंग के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन किया, तमाम परेशानियाँ भुगती और वो स्कूल आया है। उसके लिए भी हमारी पूरी टीम यथावत प्रयासों पर रहेगी, उसकी बिल्डिंग अच्छी बने। अन्यथा और जो स्कूल बने हैं उनके छत, अभी नए नए स्कूलों के छत टपक रहे हैं, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं स्कूलों में, ऐसा ना हो ये प्रयास हमारी टीम कर रहेगा। और मैं नगर के नगरवासियों से भी ये उम्मीद करता हूँ और निवेदन करता हूँ वो भी हमारा सहयोग करें और हमारे साथ दें इस कार्य में। हमारी टीम जो कर रही है उसके सदस्य बन के और हमारा सहयोग करें। मैं उनके साथ तत्पर खड़ा हूँ, जहाँ जिस वक्त उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं सदैव उनके साथ खड़ा रहूँगा। शासकीय स्कूलों में जो बच्चों को पढ़ाई मिलना चाहिए वो अच्छी हो तो बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, नहीं तो प्राइवेट स्कूलों में देखो आप पढ़ाई हो रही है, शासकीय में नहीं हो पा रही, जबकि सुविधा सबसे ज़्यादा शासकीय स्कूलों में शासन दे रही है, उसका लाभ उठाएं। हम ये प्रयास। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।